अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में पहली बार 54,000 का लेवल इंट्राडे हाई में अचीव किया गया। हमने देखा मार्केट ने इसको टच किया, वापस बाउंस बैक किया और हमने आने वाले दिनों के लिए भी एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस देखी। साथ साथ आज के दिन क्लोजर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइड पे हुआ, 100 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। 53,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ। साथ साथ हम ये नंबर्स देख रहे हैं कि 53,700 के अबव मार्केट ट्रेड कर रही है। एक अच्छा चेंज देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। साथ साथ मार्केट की वैल्यूएशन डेली बेसिस पे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कभी हम देख रहे थे कि 20 बिलियन रुपीस का काम हो रहा है, आज के दिन भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट ने इसको बढ़ाया है, इस काम को भी। और फर्दर आने वाले दिनों में जो एक जैसे जैसे मार्केट की पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे थोड़ा सा एक अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और हम देखेंगे कि मार्केट की पी स्ट्रांग हो रही है। तो अचानक से हम ये तमाम चेंजेस जो अभी डेली बेसिस पे देख रहे हैं मजीद देखेंगे और मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ते हुए देखेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली यस ये नंबर्स इतने ज़्यादा हाईज पे दिखाई दे रहे हैं कि इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, न्यू हाईज न्यू माइलस्टोन कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। साथ साथ हम बात करेंगे एक्सपोर्ट जंप किया है हमारा 21% के करीब, तो क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, रिफॉर्म्स इकोनॉमी के किए गए हैं, कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि फर्दर आने हैं और कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो कर लिए गए हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर शमसी साहब, आप बिजनेसमैन हैं, साथ साथ मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं KCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे हमारे साथ ताहिर अब्बास साहब, आप डायरेक्टर रिसर्च हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं। और ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद अली हबीब साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं अबू बकर से पूछूंगी, अबू बकर प्लीज़ टेल अस अबाउट, एक तो स्टॉक मार्केट के नंबर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक चार्म दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं चाहती हूँ आप हाईलाइट कीजिए स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन इकॉनमी एक बड़ी डिटेल्ड ट्रैक पे आ चुकी है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। ये बड़ा एक हमने मार्केट के अंदर चेंजेस, इकॉनमी के अंदर चेंजेस और न्यू माइलस्टोन देख रहे हैं। प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा बताइए। देखिए, PSX has been performing undoubtedly really well. The numbers keep going up, and that is a very positive trend, especially for all the businessmen and everyone out there. It has a lot to do obviously with the economy. Economy में जो हमने देखा है कि पिछले चंद महीनों में जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी हमारे अप जा रहे हैं। हमारा जो है डिफरेंस इन पेमेंट्स जो है वो भी लो हो रहा है। दैट इज़ पार्टली बिकॉज हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया। लेकिन इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स एंड द पॉलिसीज़ दैट आर इन प्लेस। इस वक्त जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं शमशाद अख्तर साहिबा, उनकी बहुत अच्छी विजन है, बहुत अच्छी पॉलिसी चल रही है, बहुत अच्छी टीम वर्क चल रही है इस वक्त, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं तो दे आर नॉट ओनली फॉलोइंग what IMF has set out for us, but it is also for the betterment of the country on a whole, and that is reflected in the economy. अगर आप अभी देखें तो PSX is not only just for the sentiment. It is a compilation of a normal salaried class person, corporations, and also for the businessmen जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर चलाना चाहते हैं। बल्कि बातचीत आजकल ये भी हो रही है कि businessmen would want to divest from borrowing from the banks and move actually towards borrowing towards IPOs. We recently had a meeting with Shamshad Akhtar Begum and SECP के चेयरमैन और PSX के चेयरमैन, और उन्होंने भी हमें यही बताया कि जो IPO करने की पॉलिसीज़ है स्पेशली फॉर SMEs and for corporations, they want to get rid of all the red tapeism and they want you to go towards IPOs and raise capital on the PSX, which will not only be good for the PSX but also for the borrowing, because right now if you know banks पे बहुत pressure है borrowing का, 80% तो lending उनकी government को ही है, तो that to play with that 20% is very hard with such a high inflation, with such a high interest rate. So I think this is a positive trend and it shows the policies of the governments are working and they're thinking on the long term scale. अभी तो स्टार्ट हुआ है, पॉलिसीज तो अभी वर्कआउट करना शुरू करेंगी। ताहिर अब्बास साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए ताहिर, एक तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका हाल चाल, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल,
क्या दिखाई दे रहा है? 54,000 का लेवल आज इंट्राडे हाई में टच हो। तो अगर ये फर्दर एस्केलेट होता है, इसमें कोई दूसरे कंट्रीज़ जो है वो आते हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट फिर ऑयल बहुत प्राइसेस पे हीटअप हो आएगा। जाएगा फिर तो। जी। जी। और ऑयल प्राइसेस पे आएगा तो वो फिर हमें हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली इंपोर्ट बिल पे जो है वो प्रेशर आएगा। फिर ऑब्वियसली उसके साथ जैसे हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन की वॉर में जो वीट की प्राइसेस थी वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी। तो जो राइट। वीट इंपोर्टिंग कंट्री है, वैसे तो हमारी क्रॉप लास्ट टाइम जो है वो काफ़ी बम्पर हुई है, बट ऑब्वियसली हुकूमत करने की क्या कोशिश करती है कि जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उसका सरप्लस स्टॉक मुल्क में रहे ताकि लोकल प्राइस स्टेबिलिटी आए। तो इसकी वजह से एक्सेस स्टॉक आप जो है वो मुल्क में डिफरेंट कमोडिटीज़ का रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप प्राइस को स्टेबल कर सकें। तो अच्छा, इसी तरीके से जैसे आपने पाम ऑयल का जिक्र किया था, हमारी बहुत बड़ी फूड ग्रुप की सबसे बड़ी इंपोर्ट पाम ऑयल है। जी। तो ऑब्वियसली मलेशिया से या इंडोनेशिया से कभी भी इस किस्म का कोई बैन लगता है या कोई ड्यूटी लगती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होता है। तो यस, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस फॉलोड बाय अदर कमोडिटीज़, मेजर जो क्रॉप्स होती हैं आपकी, उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। जहाँ तक PSX का आपने सवाल किया, तो देखें इट्स बीन लाइक दिस। PSX में जो है वो हमेशा से लाइक अगर आज से 6 महीने पहले की मैं बात करूं तो किसी को भी इस बात पे राज़ी बिल्कुल। करना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे बहुत मुश्किल था, बिकॉज काउंटर जो उसका जवाब होता था वो एग्जैक्टली। ये होता था, मुझे 21-22% मिल रहा है साल का, रिस्क फ्री फिक्स है, इनकम पे। तो हाँ। मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा PSX में और ट्रू रिस्क ट्रू लूंगा। ट्रू। बट उसके बाद आपने देखा द वे मार्केट मूव्स, और इवन मार्केट तो खैर कम बढ़ी है, अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स तो जो है वो मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जो हैं बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस वो काफ़ी टाइम्स बढ़ गए। सो जैसे रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट में बनते हैं वैसे रिटर्न जो है राइट। वो। ताहिर, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगी, पॉज करूंगी। हमारे साथ अभी ओवर कॉल हमें ज्वाइन किया है आबिद अली हबीब साहब ने। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए, मार्केट के नंबर्स कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं? आप क्या समझते हैं मार्केट के अंदर ये सेलिब्रेशन मोमेंट्स काफ़ी अरसे बाद आए हैं, कैसे देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स को? जी जी बिल्कुल, हम मार्केट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है 54,300 तक मार्केट जो है आज चली गई थी। और ये कई सालों के बाद जो हम देखा था 2017 में 53,000, और अब हम उसको भी ब्रेक करते हुए 54,000 को क्रॉस किया है। एग्जैक्टली। ये जो कि पॉजिटिव स्टॉक्स का, फिर जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, अनाउंसमेंट जनरल इलेक्शंस का है, ये सारी चीजें जो है वो जो है ना सारी फोरिया जो है बन गया है। मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है, जो $3 बिलियन की स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हो रहा है IMF के साथ, उसके ऊपर भी है। CPEC के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस नजर आ रहा है। तो चीजें, और जिस तरह सर्कुलर डेट के ऊपर काम हुआ, गैस टैरिफ बढ़ाए गए, सारी चीजें जो है ये मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और मार्केट में कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का दोबारा से वापस आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि मार्केट में ये चीजें, अगर जिस तरह करेंसी भी स्टेबलाइज रही कुछ अरसे तक, तो मार्केट जो है ना मजीद जो है उसमें हम तेजी देखेंगे। आबिद साहब, सारे फैक्टर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। लोकली अगर बात करें, इंटरनेशनली थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ पर हमारे साथ भी एनालिस्ट मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? इंटरनेशनली जो अभी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, क्या ये इम्पैक्ट करेगी हमारी? क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया है, काफ़ी टाइम बाद ये अच्छे नंबर्स आए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक के अब कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना इट्स अ वेरी डायनामिक बिजनेस। इसमें हर वक्त जो है ना ये एक ग्रीड और फियर की थ्योरी तो चलती ही है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ जो है ना अट्रैक्शंस भी होते हैं और कुछ ना कुछ फियर्स भी होते हैं। इक्विटी मार्केट की ब्यूटी यही है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, बिल्कुल वो चीजें जो है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस पे भी जो फर्क आता है, उसकी वजह से जो है
वैसे इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे कंट्री से जो रिलेटेड चीजें हैं उस पर फर्क आता है। क्योंकि हमारी मार्केट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड थी और उसमें जरा सा भी जो है स्टेबिलिटी आने की देर थी और मार्केट में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और अभी तो मार्केट में बहुत सारे अट्रैक्शंस और भी हैं इसके अलावा, जैसे एक फेयर भी है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात जो आपने की है। राइट। लेकिन उसके साथ साथ अट्रैक्शन ये भी है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनकी एंट्री नहीं हुई। अभी जो है प्राइवेटाइजेशन पे भी जो डेवलपमेंट अभी होना है वो भी बाकी है। सारी चीजें हैं, वो मार्केट उस चीज को बैलेंस करती हुई जहां जहां थोड़ा जो है जहां करेक्शन की ड्यू होगा वहां करेक्शन होगा, उसके बाद जो है फिर मार्केट में जब सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी तो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन इवेंचुअली मार्केट जो है वो अगर आप देखेंगी मंथ टू मंथ बेसिस पे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट ही आता रहेगा इसमें। चलिए, फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है हमारी मार्केट के, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? अभी आपने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट, करेक्शन आएगी, फिर सस्टेनेबिलिटी आएगी। आप इन्वेस्टर्स को कैसे देखते हैं और न्यू इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये ख्याल है कि मार्केट में जो है अपॉर्चुनिटीज हर वक्त रहती हैं जी। और उसमें यही होगा कि जो भी काम करें वो पेशेंस के साथ काम करें और उसको लेके पोजीशंस को कैरी करें, ना कि ये ना सोचें कि आज लेके कल बेचना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मार्केट नहीं रही है अब पड़ेगा। अब जो भी अगर कोई ऐसी अनफोर्सिन चीज हो जाती है और मार्केट किसी स्टेज पे, जैसा आपने कहा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी मार्केटें बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे भी आ जाती है, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो उसके बाद जो है जब चीजें सेट होती हैं, जो कि हो ही जाती हैं, मैंने देखा है सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो वो उसके बाद जो है चीजें जब वो उसके रिटर्न्स आते हैं तो फिर बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अभी भी ऑल्दो मार्केट बढ़ गई है और मार्केट जो है कि काफी बढ़ने के बाद अगर कोई न्यू एंट्री होती है तो वो डेफिनेटली एक रिस्क तो है, लेकिन एटलीस्ट 10% तो इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और थोड़ा सा जहां भी नीचे आती है मार्केट तो उस वक्त भी लेने की पोजीशन होती है और लेके थोड़ा कैरी करना पड़ेगा। चलें आबिद साहब, आपने यहाँ पर एक टिप भी दी हमारे इन्वेस्टर्स को, होप ये उनके ज़रूर काम आएगी। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना है, स्टॉक मार्केट के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आने वाले दिन यकीनन बेहतर होंगे। ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद बात करूँगी। ताहिर, अभी सर ने इशारा किया करेक्शन का, तो डिप के ऊपर अभी आपको लगता है आज थोड़ा सा एक फ्लैट नोट मार्केट का हुआ है, ऑल्दो मार्केट ने इंट्राडे हायर साइड पे टच किया है फर्स्ट इन द हिस्ट्री। आपको क्या लगता है अब मार्केट क्या परफॉर्म करेगी, कैसे बिहेव करेगी? देखिए, करेक्शन मार्केट के लिए कभी भी नेगेटिव या बुरी नहीं होती, क्योंकि जब भी मार्केट्स अपने मीन एवरेजेस की तरफ जानी शुरू होती है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम करेक्शन आना इज़ अ हेल्दी साइन। मार्केट असल में जो हमने देखा है रिसेंट पास्ट में, पिछले 5 सालों में, जब मार्केट प्लंज हुई है, जो कि लाइक स्ट्रेट कोई बहुत बड़ी मंदी हुई है मार्केट में, उसका कोई एक बहुत सॉलिड रीज़न होता है। सो फॉर इंस्टेंस, जब कोविड आया था तो मार्केट गिरी थी, उस वक्त अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी ऑब्वियसली। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, उस वक्त मार्केट गिरी थी। फिर रिसेंट पास्ट में हमारी जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी और जो अनसर्टेनिटी थी, IMF का प्रोग्राम डीरेल हो गया था और हम IMF में नहीं थे, तो वो एक सोवरेन क्राइसिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो है वो बन गई थी। तो अभी इमीडिएटली हम अगर अगले 6 महीने से 8 महीने तक देखें तो हमें ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आता जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो कि मार्केट में यहाँ से जो है वो नेगेटिव मोमेंटम बने। टाइम टू टाइम करेक्शन आना, मार्केट 500 पॉइंट गिर गई, 1000 पॉइंट गिर गई, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जैसे आबिद साहब ने भी अभी कहा कि मार्केट में जो इन्वेस्टिंग का तरीका है वो लॉन्ग ओनली और थोड़ा सा टाइम पीरियड वाइज जो है वो होना चाहिए, रादर देन कि हम उसको ट्रेडिंग से अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की कोशिश करें। हमेशा जो मार्केट में आपके एबनॉर्मल रिटर्न्स बनते हैं वो टाइम लगाते हैं, वो बहुत क्विकली जो है वो नहीं बन रहे होते।
राइट चले मैं अबू बकर साहब से भी पूछूंगी। अबू बकर साहब, आपको क्या लगता है इंटरनेशनली कोई ऐसा इम्पैक्ट जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को या इकॉनमी को डिस्टर्ब करे? क्योंकि अभी तक तमाम चीज़ें हमारे मुल्क के हवाले से बात करें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टॉक मार्केट आप देख ही रहे हैं, नंबर्स तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं? देखिए, इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो हमेशा होता है एंड ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू कम टू पाकिस्तान व्हेन इट्स नॉट कम्प्लीटली इन योर विसिनिटी और कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड प्राइसेस को देखें तो गोल्ड प्राइसेस जब भी मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड प्राइसेस ऑलवेज राइज एंड आई थिंक सैटरडे वाज अ न्यू हाई फॉर इट, बट देन देयर वाज अ टॉक ऑफ सम सीज फायर और समथिंग टू स्टॉप, तो वो थोड़ी सी डिप भी कर गई। सो इट्स दैट क्लोजली लिंक टू दैट। और जैसे जियो पोलिटिकल, जैसे इन्होंने पहले भी फरमाया, इम्पोर्ट बिल इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड विद योर ऑयल प्राइसेस। एनीथिंग दैट हैपन्स इन द मिडल ईस्ट, एनीथिंग दैट हैपन्स इन द वर्ल्ड, आपकी ऑयल प्राइसेस अप चली जाती हैं। और अगर ऑयल प्राइसेस अप चलती हैं तो आपका एक तो ऑयल बिल खुद बढ़ जाता है, आपका जो गैस का इंपोर्ट है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, एंड प्लस जो आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है फ्रेट चार्जेस। जी, बिकॉज वी आर स्टिल एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो हमारे जो शिपिंग के हम पैसे देते हैं इट इज़ इन द बिलियंस एंड इट इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट, इट इज़ नॉट अ विदहेल्ड पेमेंट। तो वो बहुत फैक्टर कर जाता है जो इंटरनेशनली हो रहा होता है। प्लस जब यूएस का, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि अगर यूएस का थोड़ा सा रिसेशन आता है एंड इफ दे मूव अवे फ्रॉम चाइना, इफ दे मूव अवे फ्रॉम अदर सप्लायर्स, देन दैट्स अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान आल्सो। यू हैव टू लुक एट इट बोथ वेज कि अगर पाकिस्तान की, जिस तरह कोविड के दौरान हुआ था, कोविड के दौरान द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज शट डाउन एंड पाकिस्तान वाज कम्प्लीटली ओपन। एग्जैक्टली, कांट बिलीव के कोविड के दिनों में 27,000 के लेवल को टच किया हमने, अभी हम 54,000 के लेवल पर हैं आज इंट्राडे हाई में एंड 53,000 के लेवल में मार्केट में। तो इट्स रियली गुड कि हमारे लिए बड़ी मेस्मराइजिंग सिचुएशन है। ताहिर, मैं आपसे पूछूंगी, नंबर्स आपने कहा कि 500 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन भी आ सकता है कि अगर मार्केट करेक्शन लेना शुरू करे। हाई भी मार्केट 700 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स डेली बेसिस पे हमने देखा है। तो आपको लग रहा है कोई करेक्शन इन अ सर्टेन वे 2 दिन बाद या नेक्स्ट वीक के अंदर, फिर जो हमारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक रूम बने, वो हमारी मार्केट के अंदर आए? देखिए, अगर आप करेक्शन की बात करें तो आज के हाई से लेके मार्केट की क्लोजिंग तक कोई 500 पॉइंट प्लस की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। जी, सो बेसिकली होता ये है कि स्टॉक मार्केट के जो रेगुलर इन्वेस्टर नहीं हैं, जो मार्केट में थोड़ा लेट एंट्रीज लेते हैं, तो होता यही है कि मार्केट में जो है वो जब लेट पोजीशन लेते हैं और फिर ज़रा सा भी प्रेशर आता है तो वो अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करते हैं। बट आप एक चीज़ विटनेस करें ड्यूरिंग लास्ट आई वुड से अ मंथ और सो, मार्केट में जैसे ही करेक्शन आई है फ़ौरन नीचे जो है वो बाइंग जो है थी मार्केट में, और मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी नहीं, क्योंकि बेसिकली जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द करेक्शन। तो वो ज़रा सी भी कोई करेक्शन आती है तो मार्केट, अच्छा उसका रीज़न भी बहुत सिंपल यही है कि आपका इंडेक्स तो वो हिस्टोरिक हाई दिखा रहा है, बट प्राइसेस जो एक्चुअली मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है वो हिस्टोरिक हाई नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो आपका इंडेक्स है दैट इज़ टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो उसमें डिविडेंड भी शामिल है और प्राइसेस भी शामिल हैं, जबकि जो स्टॉक की प्राइसेस हैं उसमें से डिविडेंड, बोनस, राइट्स, ये सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो यही रीज़न है कि जब लास्ट टाइम 2017 की हिस्टोरिक हाई का लेवल था उस वक्त की प्राइसेस में और अभी की प्राइसेस में बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो फ़र्क है। तो और ऑब्वियसली, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, 2017 में हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत थे। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी फॉरेन इन्वेस्टर मिसिंग क्यों है? क्या रीज़न है? कैसे कम बैक होगा? हमें क्या इकदाम करने चाहिए? क्या राय है आपकी? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मुझे इसमें एक डेटा सेट व्हाट आई रिकॉल बैक इन 2017 जो हमारी KSE ऑल की फ्री फ्लोट की कॉम्पोजिशन अगर आप देखें ना, तो उस वक्त तकरीबन 28% जो है वो फ्री फ्लोट फॉरनर के पास था। कि मतलब ये कि जो स्पॉन्सर होगा और स्पॉन्सर के बाद जो बेसिकली मार्केट में ट्रेडिंग होती है जिन शेयर्स में, जिनको फ्री फ्लोट कहते हैं, उसका 28% जो है वो उस वक्त फॉरनर होल्ड करते थे। आज वो पोजीशन सिर्फ 4% की है। सो ये जो हमने इतना बड़ा सेल ऑफ देखा है सिंस 2017, तो फॉरनर ने अपनी मेजॉरिटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को जो है वो पाकिस्तान से लिक्विडेट कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बैंक्स की सिचुएशन देखें तो बैंक्स भी कम है। इसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज देखें तो वो भी कम है। इंश्योरेंस कंपनीज उस वक्त 2017 में जो उनका रेशियो होता था बिटवीन एक्विटीज़ एंड फिक्स्ड इनकम, दैट वाज अराउंड 50-50%। आज एक्विटीज़ में वो 9% हैं और फिक्स्ड इनकम में 91% हैं। उस वक्त हमारे एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो कोई 600 अरब रुपए के थे, आज वो 1.45 ट्रिलियन के हो गए। तो एसेट्स भी बढ़ गए और आपकी परसेंटेज कम हो गई है।
अच्छा, मेजॉरिटी चंक इस वक्त मार्केट में पीएसएक्स का जो फ्री फ्लोट है जी। वो इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ और स्पॉन्सर्स के पास जो है वो चला गया है। तो अब होता यही है कि आपने कोई बड़ी डील करनी है, बड़ा ब्लॉक करना है, तो आपके पास कोई बड़ा सेलर अवेलेबल नहीं होता। तो यही रीज़न है कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास डिमांड आ जाती है और सप्लाई जो है वो अच्छा अवेलेबल ताहिर, नहीं एक होती। और बात यहाँ पे कि पहले जब हम देखते थे मार्केट ड्रिवन, तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो मार्केट को थोड़ा सा अपर साइड पे भी ले जाते थे, उनकी सेलिंग जो है मार्केट को हिला भी देती थी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, अभी भी ऐसा ही होता है? देखें आपने जिक्र तो वही किया है ना जी, उसको ही। म्यूचुअल फंड जो है ना वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, हैं भी, बट उस वक्त उनका क्वांटम बहुत बड़ा होता था। जी। लेकिन अभी जैसे हमेशा हमने ये बात देखी है कि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू होते हैं तो मनी विल एक्चुअली फ्लो फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू एक्विटीज। जी। सो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा हो गया है कि अगर उन्होंने अपनी एलोकेशन 9% से सिर्फ 10% की ना एक्विटीज में, तो 14 अरब रुपए का इन्फ्लो आएगा मार्केट के अंदर। दैट्स अ बिग नंबर फॉर द मार्केट। 14 अरब रुपए की एलोकेशन में मार्केट शायद 3-4 हज़ार पॉइंट जो है वो बढ़ जाए। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि म्यूचुअल फंड का जो रोल है वो पहले भी ज़्यादा था और अभी भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अब ये फ्लोज आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि अब लोगों कब को तक जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लोज कब तक आएंगे? देखें कुछ कन्वर्जन्स तो आनी शुरू हो भी गई हैं, बट उनका क्वांटम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। जो फिक्स्ड इनकम के वो इन्वेस्टर जो कि थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, उन्होंने जो है वो कन्वर्जन स्टार्ट कर दिए। बट जो वो एक स्टेबल इन्वेस्टर होता है उसको मार्केट अब चूंकि एक लेवल पे आ गई है, तो आगे जाते हुए जब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होंगे और उसका रिटर्न फिक्स्ड इनकम में कम हो जाएगा, अभी तो वो 19-20% बहुत राइट इजीली राइट कमा रहा राइट है, जी। जब वो एक कम होके 12-13% पे आ जाएगा और मार्केट कंटिन्यूसली एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होगी, तो फिर जो है वो एक बड़ा चंक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि म्यूचुअल फंड से इक्विटीज की तरफ मूव होगा, एंड दैट वुड बी आई वुड से इन अ ईयर और सो बाय जून 2024। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे देखने वाले वो लोग जो चाहते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या तमाम चीज़ें जो पता चलें, तो वो ज़रूर ये प्रोग्राम देखें और उनको यकीनन तमाम जो मालूमात है वो मिलेगी। मैं अबू बकर से पूछूंगी, अबू बकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? डॉलर हमने अभी रिसेंट पास्ट में एक कंसेक्यूटिव डेप्रिसिएशन देखी, फिर उसके बाद थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी देखी, यहाँ भी एक कंसोलिडेशन प्रोसेस है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, रुपी कहाँ स्टेबल होगा और अब आने वाले दिनों का ट्रेंड क्या है? देखें, राइट नाउ डॉलर वेंट टू अ लो ऑफ अबाउट 275 276 और अभी वापस मेरे ख्याल है आजकल 282 283 285 तक भी वापस गया है। तो डॉलर विल नॉट जंप स्पोरेडिकली जिस तरह हमने पहले देखा था, लेकिन हाउएवर इट विल करेक्ट इटसेल्फ। जिस तरह इन्होंने बोला, इनफ्लो ऑफ पेमेंट आएगी जब आईएमएफ जी। से, तो वो नीचे उस पर प्रेशर कम होगा, लेकिन और एट द सेम टाइम व्हेन वी एक्चुअली मेक आवर पेमेंट्स विच आर ड्यू, तो उस पर प्रेशर वापस होगा। सो it is going to correct itself somewhere around between the 290s and the early 290s. That is what is expected in the market by the businessmen. और अगर हम फ्यूचर बुकिंग, फॉरवर्ड बुकिंग्स जो बैंक्स के साथ करते हैं, तो उसमें भी यही इस वक्त रेशियोज मिल रहे हैं, 290s, 291, 287, इस तरह के आपको नंबर्स नजर हमारे तो आएंगे। कुछ एनालिटिकल व्यूज बड़े डिफरेंट है, उनका तो कहना है कि 260s 275 पे चले जाएंगे और आपने थोड़ा नहीं, बढ़ा दिया है। देखें इफ अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं जी। तो यस श्योर यू हैव 3 बिलियन कमिंग इन, ऑफ कोर्स आपके वो करेंगे, जी। बट यू हैव टू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक दीज पेमेंट्स। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट हमें लॉन्ग रन में इन्वेस्टर्स, देखना है। वी वर टॉकिंग अबाउट फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं? वो अपने डिविडेंड्स के लिए आते हैं ना, वो ऐसे ही पैसे डालने के लिए तो नहीं आते। तो जब आप उनको पे आउट करेंगे, जब आप थोड़ी अ बिट ऑफ मनी हैज़ टू मूव आउट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर इन ऑर्डर फॉर योर एक्सपोर्ट्स टू grow, which is the ultimate aim of this government, the previous government, any other government, the ultimate aim is to increase their exports. Import bill पे लोड पड़ता है, you have to import new machinery, you have to go into more renewable energy making, लेकिन उसके लिए भी आपको machines import करना पड़ता है, उसको आपको contracts देने पड़ते हैं, you have to go into अगर palm oil बनाना है तो palm oil करने के लिए भी आपको seeds import करने होंगे, आपको थोड़े दरख्त import करने होंगे। जो एक vision है, you have to just put it in the right place so that आपका long term उसका फ़ायदा हो। तो I don't think कोई immediately 260 250 पे डॉलर जाएगा।
राइट चलें जी, एक लॉन्ग रन इन्होंने बता दिया है कि इनको नहीं लगता। ताहिर, अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर की जो पोजीशंस हैं वो, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ रही हूँ कि डिविडेंड जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, डिविडेंड परफॉर्मिंग जो हमारे पास चल रही है, या अगर अर्निंग्स के हवाले से बात करें तो लास्ट हमने बहुत ही अच्छे डिविडेंड पे आउट्स देखे हैं, अर्निंग्स बहुत अच्छी देखी हैं, उसके बारे में बताइए। और आने वाले दिनों के लिए जब इतनी बैंक्स की खासकर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 90% कहा है कि इस बार देखी गई है, तो अब जबकि करेंसी जो एक डिपार्टमेंट है करेंसी एक्सचेंज का वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हम 100% एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा एक अच्छा सेक्टर दिखाई देता है। जी देखिए, जहाँ तक डिविडेंड्स की बात है तो इस वक्त जो ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव बैंक्स के स्पॉन्सर्स का नज़र आता है वो यही आता है कि मैक्सिमम डिविडेंड्स जो हैं वो बैंक से जो है वो निकालने हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड्स को क्वांटम इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही रहेगा। पिछले साल 2022 में बैंकिंग सेक्टर ने जितने डिविडेंड्स दिए थे जी 9 महीने में उससे ज़्यादा दे दिए हैं, विच शोज़ द एग्रेशंस ऑफ स्पॉन्सर कि हमें जो है वो डिविडेंड निकालने। अच्छा जहाँ तक आपकी ये बात है कि वो एक्सचेंज कंपनीज भी उसमें आ जाएंगी, आई डोंट फोरसी कि उसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अच्छा। बैंक्स की जो एसेट बेस है वो जो अर्निंग्स उसकी ड्राइव हो रही होती हैं वो अदर देन फॉरेन एक्सचेंज इनकम, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इनकम इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, बट वो तो बेसिकली जो लेंडिंग है या इन्वेस्टमेंट्स है उससे बेसिकली कमा रहे होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज का क्वांटम होगा, स्लाइटली इट विल इम्प्रूव, बट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उसका बैंकिंग सेक्टर पे मुझे नहीं लगता आएगा। जहाँ तक अर्निंग्स ग्रोथ की बात है तो आई बिलीव 2024 में भी बैंक्स जो हैं वो तकरीबन 10 से 12% जो है वो अर्निंग्स ग्रोथ इस बेस पे भी जो है वो देंगे, और जो डिविडेंड्स हैं वो भी जो है वो उसमें भी तकरीबन इसी क्वांटम पे जो है वो हमें ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे सेक्टर्स की बात करती हैं तो देखें, हमेशा जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है तो उसमें जो सिक्लिकल सेक्टर होते हैं वो जो बहुत कि थोड़े से perform करते हैं। लेवरेज्ड हों, जी जिन पे डेट ज़्यादा हो, वो हमेशा से आउट परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली सो इन सेक्टर्स में प्राइमरली अगर हम देखें तो आई वुड से सीमेंट्स। उसका रीज़न ये है कि अदर देन बीइंग अ लेवरेज सेक्टर, जी सीमेंट के अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने देखा है कि कोल की प्राइसेस बहुत सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गई हैं, लाइक फ्रॉम अ हाई ऑफ 380 टू मिड 125 के करीब हैं इस जी वक्त। जी। लेकिन तो सीमेंट की सीमेंट, प्राइस उस मैं आपसे सिक्लिकल सेक्टर पूरे नहीं पूछी, मैं सिर्फ सीमेंट आप स्पेसिफिक ही बता दें, फिर मैं आपसे जी और भी सेक्टर्स पूछूंगी। जी, तो सीमेंट्स में सीमेंट की प्राइसेस करेक्ट नहीं हुई, तो हमने देखा है कि जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं कंपनीज के वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, पिछले साल हमने देखा था कि सीमेंट के डिस्पैचेस में भी डिक्लाइन था, तो डिमांड कर्टेल थी, पहले फ्लड आ गया था, फिर उसके बाद ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन था, तो वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि 8-10% ग्रोथ डिस्पैचेस में भी आ जाएगी। तो आई बिलीव विद दीज फैक्टर्स कि आपका मार्जिन अच्छा है, आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, और फिर चूंकि सीमेंट सेक्टर लेवरेज सेक्टर है तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का इम्पैक्ट भी जो है वो आ रहा होगा। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर जो है वो इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स। इसके अलावा ऑब्वियसली चलिए, हमारे जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल एक रिसर्च बेस्ड आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली इनकी रिसर्च जो है वो बता रही है कि सीमेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन बाइंग करना ये आपकी मर्जी है कौन से सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको रिसर्च जो है वो इस इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी मिलेगी। जी ताहिर। जी, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त सीमेंट के साथ ऑब्वियसली स्टील भी सिक्लिकल सेक्टर में आता है, बट स्टील में थोड़ा सा इशू ये है कि जितनी स्टेबिलिटी मार्जिन्स में सीमेंट की है वो उतनी स्टील में नहीं है, बट नंदलेस स्टील भी जो है वो यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP सेक्टर ENP है, सेक्टर, आई वुड से कि वो डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट इतनी बढ़ गई है, अभी भी आपको जो कंपनीज हैं वो 2-2.5 के मल्टीपल पे मिल रही हैं। फिर उसमें लोगों का आर्गूमेंट उसमें ये होता है गुंजाइश कि सर्कुलर डेट का एलिमेंट है, तो उसको आप हटा के जो दूसरी कंपनीज हैं जिसमें सर्कुलर डेट का क्वांटम कम है वो भी आपको जो है वो 3.5-4 के मल्टीपल पे जो है वो मिल रही हैं, उसमें डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। व्हाट अबाउट रिफाइनरीज? रिफाइनरीज में जो है वो आई थिंक by the end of this month they have to submit a feasibility report along with the proposal for the refinery upgradation project। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सबमिशन जैसे जैसे होंगे इसके बाद जो डीम ड्यूटी का इम्पैक्ट है जो लोकल रिफाइनरीज को जो है वो मिलेगा, तो यहाँ से मुझे लगता है कि रिफाइनरीज में भी जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम फर्दर बन सकता है। फिर इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया,
तो बैंक्स में भी आई थिंक मोमेंटम रहेगा। और इन For- तमाम सेक्टर की जो आपने बात बताई है उनके सिर्फ ब्लू चिप्स को टारगेट करना है या सेकंड टीयर को भी कर सकते हैं आप? आई थिंक इन्वेस्टमेंट हमेशा ब्लू चिप में ही करनी चाहिए, जी। बट ये है कि वो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का से 5% सेकंड ईयर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, सो यू कैन डू दैट। बट फर्स्ट ईयर इज सेफ। फर्स्ट ईयर ब्लू चिप कंपनीज हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसको देख के समझ के और स्टडी करके जो है वो करनी चाहिए, रादर देन के किसी के कहने में आके जो है वो। राइट, फूड सेक्टर रह गया, फिर मैं अबू बकर से सवाल करूंगा। आई थिंक फूड सेक्टर में भी जो है वो अभी हमने देखा है कि जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उनमें जो है वो सेल्स उनकी अच्छी है, मार्जिन भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, क्योंकि डिमांड भी जो है वो रिवाइव हो रही है, इकोनॉमी के साथ जो है वो चल रहा होता है। तो आई थिंक फूड सेक्टर इज ऑल्सो गुड। अगेन एक और सेक्टर आईटी सेक्टर, आईटी तो बड़ा फिनोमिनल था और आईटी रह गया है हमारा, वो जी भी चाहते देखिए, हैं लोग। आईटी सेक्टर में जो है ना वो आई थिंक इट इज़ द अंडर परफॉर्मेंस जो कि सेक्टर ने की है पिछले 2-3 महीनों में। अगर हम देखें कोई भी ऐसा सेक्टर आई बिलीव जिसके मल्टीपल बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फूड, फार्मा एंड पिछले 2 सालों में आईटी, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फ्लोज आए हैं। तो जब फॉरेन फ्लोज किसी भी सेक्टर में आ रहे होते हैं तो वो फिर चूंकि प्राइसेस बढ़ती रहती हैं तो आपका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बढ़ता रहता है। तो आई थिंक और अगर फिर फॉरेन फ्लोज वहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ सेलिंग आ जाए, तो वो हमने देखा है कि मल्टीपल करेक्शन भी होती है। जैसे फार्मास्यूटिकल में जब फॉरेन इनफ्लोज थे तो 30 का मल्टीपल होता था, अब वो 12 का मल्टीपल हो गया क्योंकि फॉरेन इनफ्लो था और अब आउटफ्लो हो गया। तो इसी तरीके से आईटी सेक्टर में आई बिलीव कि पिछले कुछ टाइम से फॉरेन इनफ्लोज था, बट अब कुछ फॉरेन आउटफ्लोज भी जो है वो नजर आए। बट नॉनदलेस स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में अच्छी कंपनी जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जिनकी कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ है और जिनकी कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है, उसको टारगेट करके जो है वो काम करना चाहिए। ओवरऑल आईटी सेक्टर वेट में एंड काफी सी आपको देखना पड़ेगा जी, इसको ज़्यादा जी, कीन होके। मैं अबू बकर से पूछूंगी, अबू बकर हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि एलएसएम के ऊपर हमने थोड़ा सा एक सुना था कि एलएसएम ग्रोथ नहीं कर रहे, अब फाइनली कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या ओवरव्यू है? देखें, ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव, एलएसएम की भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसमें भी ये है, लाइक आई सेड, ऑल आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर बेस्ड and are partly due because of the IMF review. They will show a positive trend and all the policies are geared towards them. Once the क्योंकि review यहीं पे अभी सर पे ही है हमारे, जब IMF review हो जाएगा और इंशाल्लाह we will get that 3 एप्रिसिएशन तो मिल चुकी है अब जी तो। जी 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 नहीं, वो तो almost done है, मतलब from what we hear. तो when we get that tranche, then the real market will show itself, because right now अगर जैसे कि इन्होंने अभी का सीमेंट इज शोइंग ग्रोथ, 100% एग्री विद दैट, ऑल द इंडिकेटर्स शो सीमेंट, लेकिन अगर अभी आप देखें सीमेंट का गैस टैरिफ जो है 103% बढ़ा दिया, दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब आईटी सेक्टर का जैसे उन्होंने बोला 100% आई एग्री, बिकॉज सर्विसेज सेक्टर का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमारा ज़्यादा है एंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी ज़्यादा है। इट इज़ बिन आउट परफॉर्मिंग इन द लास्ट 3 months। सो यस, सर्विसेज सेक्टर्स बहुत अच्छे हमारे जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो निशात मिल्स जो है, they've posted a record profit for any year of their operation. अगर आप इंटरलूप को देखें तो इंटरलूप is making record exports. अगर आप हमारे अच्छा, if we look at our denim sector, if we look at our socks sector, if we look at towels, if we look at home textiles, they're all putting in record performances. Even in the stock exchange, जो हमारी energy sector की कुछ companies हैं, because some plants have come online on the CPEC route, they are also posting record profits. So all the indicators are there, but there is obviously a balance of payment that needs to be done. There is payment due. That is my basis of my argument कि जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली जाना चाहिए। राइट, मैं ताहिर से लास्ट कमेंट लूँगी। ताहिर, क्या सजेशंस देंगे इन्वेस्टर्स को और मार्केट कैसे दिखाई दे रही है? 1 लाइनर आप आंसर दीजिए। जी देखिए, मार्केट का वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है उन सेक्टर्स में जहाँ पे पे आउट रेशियोज अच्छे हैं, जहाँ पे डिविडेंड्स अच्छे हैं और जहाँ पे हमने देखा है कि कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ है, उनको टारगेट करना चाहिए। प्लस वो कंपनीज जिनका डॉलराइज्ड रेवेन्यू है, क्योंकि हमारे मुल्क में डेप्रिसिएशन होती रहती है, 1 साल नहीं होगी तो फिर अगले साल 3 सालों की हो जाएगी, तो जिनका डॉलराइज्ड रेवेन्यू है उनको टारगेट करना चाहिए। और बीइंग ऑन द सेफ साइड, जिन कंपनीज की बैलेंस शीट डेट फ्री हैं
उनको टारगेट करना चाहिए। तो ये इस तरह का जो है वो These are the tips. मिक्स बनाना चाहिए जिसमें डॉलराइज्ड रेवेन्यू हो, डेट फ्री बैलेंस शीट हो, अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री अच्छी हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अच्छी हो। तो आई होप कि तमाम इन्वेस्टर्स को ये टिप्स जो हैं वो उनके काम भी आएँ और वो अपने इन्वेस्टमेंट पे इस पर फोकस भी करें। थैंक यू सो मच ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। कीप इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, मार्केट के नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा उन सेक्टर्स को बनाएं जिसकी आपके पास रिसर्च मौजूद हो, जिनके बारे में आपको अर्निंग की इन्फॉर्मेशन हो और जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको जो है वो ग्रोथ दिखेगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। IMF के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट तकरीबन फाइनल हो चुका है, हमारे पास पेमेंट आ जाएगी। एक्चुअली इस यहाँ पर इंटरिम सेटअप को, इंटरिम गवर्नमेंट को और हमारे जो SIFC की एपेक्स कमेटी है, इन तमाम लोगों को सराहना ज़रूरी है कि उनकी काविशों की वजह से ये तमाम इकोनॉमिक नंबर्स डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।